हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल ए बी जुडिशरी जोन में। यह आज हम लोग पढ़ेंगे माल विक्रय अधिनियम 1930 के कंटेंट के बारे में, यानी कि सूचियों के बारे में कि कौन से धारा में क्या दिया हुआ है। इसके कंटेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में प्री में कि कौन से धारा में क्या परिभाषित किया गया है। तो इसलिए आज हम इसको लाइन वाइज धारा वाइज पढ़ेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने डाला है माल विक्रय अधिनियम का एक परिचय के बारे में, जिसमें पूरा आप लोगों का इसका कंटेंट बताई हूँ। अगर आप लोग देखना चाहो तो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं। माल विक्रय अधिनियम 1930 की विषय सूची अध्याय 1 है। इसमें प्रारंभिक दिया हुआ है, तो धाराएं देख लेते हैं कि कौन से धाराएं में क्या परिभाषित है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो देखते हैं धारा 1 में क्या दिया गया है। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 3 में 1872 के अधिनियम 9 के उपबंधों का लागू होना दिया हुआ है। अब देखते हैं अध्याय 2 है इसका, संविदाओं का संरचना विक्रय की संविदा है। धारा 4 में जो कि दिया हुआ है विक्रय और विक्रय करने का करार। संविदा की प्रारूपिताएं हैं। यह धारा 5 में दिया हुआ है कि विक्रय की संविदा कैसे की जाती है। धारा 6 में है वर्तमान या भावी माल। धारा 7 में है संविदा की जाने के पूर्व माल का नष्ट होना। धारा 8 में है विक्रय के पूर्व किंतु विक्रय करने के करार के पश्चात माल का नष्ट हो जाना। आइए देखते हैं कि धारा 9 में और 10 में कीमत के बारे में बताया गया है। तो धारा 9 में क्या है, कीमत अभिनिश्चित करना। धारा 10 में है मूल्यांकन पर विक्रय करने का करार। अब दिया हुआ है शर्तें और वारंटियां के बारे में। तो धारा 11 में है समय के बारे में अनुबंध। धारा 12 शर्त और वारंटी। धारा 13 शर्त कब वारंटी मानी जा सकेगी। धारा 14 में है हक आदि के बारे में विवक्षित परिवचन के बारे में। धारा 15 है वर्णनानुसार विक्रय। धारा 16 में दिया हुआ है क्वालिटी या योग्यता के बारे में विवक्षित शर्तें। धारा 17 में नमूने के अनुसार विक्रय के बारे में दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं अध्याय 3 जो कि संविदा के प्रभाव के बारे में बताया है। यह अध्याय धारा 18 से लेकर के 30 तक में बताया गया है। इसमें तो देखते हैं धारा 18 में क्या है। धारा 18 माल को अभिनिश्चित करना होगा। 19 में है संपत्ति तब संक्रांत होगी जब उसका संक्रांत होना आशयित हो। धारा 20 में है परिदेय स्थिति में विनिर्दिष्ट माल। धारा 21 में है विनिर्दिष्ट माल परिदेय स्थिति में लाना। अब देख लेते हैं धारा 22 परिदेय स्थिति में विनिर्दिष्ट माल जबकि उसकी कीमत अभिनिश्चित करने के लिए उसके प्रति विक्रेता को कुछ करना हो, तो ये धारा 22 में आएगा। धारा 23 में है अभिनिश्चित माल का विक्रय और विनियोग। धारा 24 में है अनुमोदनार्थ अथवा विक्रय या वापसी के लिए भेजा गया माल। धारा 25 में है व्ययन के अधिकार का आरक्षण। धारा 26 में है जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ संक्रांत हो जाती है। ये धारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। धारा 27 में दिया हुआ है उस व्यक्ति द्वारा विक्रय जो स्वामी नहीं है। धारा 28 में संयुक्त स्वामियों में से एक द्वारा विक्रय के बारे में उपबंध है। धारा 29 है शून्यकरणीय संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय। धारा 30 में है विक्रय के पश्चात विक्रय या क्रेता का कब्जा रखना। अध्याय 4 देख लेते हैं। यह धारा 31 से लेकर के 44 तक में दिया हुआ है। तो धारा 31 में है विक्रेता और क्रेता की कर्तव्य। 32 संदाय और परिधान समवर्ती शर्तें हैं। 33 में परिधान के बारे में दिया हुआ है। 34 है भागिक
परिधान का प्रभाव। 35 है परिधान के लिए क्रेता आवेदन करें। 36 परिधान विषयक नियम। 37 गलत परिणाम का परिधान। 38 किस्तों में परिधान। 39 वाहक या घाटवाल के परिधान। 40 में है जोखिम जहां की माल का परिधान दूर के स्थान पर किया जाता है। 41 में है माल की परीक्षा करने का क्रेता का अधिकार। 42 में है प्रतिग्रहण। 43 में है क्रेता प्रतिक्षेपित माल को वापस करने के लिए आबद्ध नहीं है। 44 में है माल का परिधान लेने में उपेक्षा या लेने से इनकार करने के लिए क्रेता का दायित्व। अब आइए देखते हैं अध्याय 5 में क्या है। माल पर असंदत विक्रेता का अधिकार के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 45 में है असंदत विक्रेता की परिभाषा दिया हुआ है। 46 में है असंदत विक्रेता के अधिकार के बारे में दिया हुआ है। 47 विक्रेता का धारणाधिकार। 48 में है भागिक परिधान तथा 49 में है धारणाधिकार का पर्यवसान, यानी कि कब धारणाधिकार खत्म हो जाता है। अब है अभिवहन में रोकना। धारा 50 में है अभिवहन में रोकने का अधिकार। 51 में है अभिवहन की कालावधि, यानी कितने समय के लिए अभिवहन करने से रोक सकता है। 52 में है अभिवहन में कैसे रोका जाएगा। धारा 53 यानी 53 में है क्रेता द्वारा अनुविक्रय या गिरवी का प्रभाव। 54 में है धारणाधिकार से या अभिवहन में रोकने के विक्रय का विखंडन साधारणतः नहीं होगा। अध्याय 6 में है संविदा भंग के लिए वाद, जो कि धारा 55 से लेकर के 61 तक में दिया हुआ है। यह है 55 में है कीमत के लिए वाद। 56 अप्रतिग्रहण के लिए नुकसानी। 57 में है अपरिधान के लिए नुकसानी। 58 में है विनिर्दिष्ट माल। 59 में है वारंटी के भंग का उपचार। 60 में है सम्यक तरीके से पूर्व संविदा का निराकरण। धारा 61 में है नुकसानी के तौर पर ब्याज और विशेष नुकसानी। अब आ जाते हैं अध्याय 7 पे, जिसमें प्रकृति दिया हुआ है। इसमें है 62 में विवक्षित निबंधनों और शर्तों का अपवर्जन। 63 में है युक्तियुक्त समय तथ्य का प्रश्न है। 64 नीलाम विक्रय के बारे में है। 64 क में वर्धित या कम किए गए करों की रकम का विक्रय की संविदाओं में जोड़ा या घटाया जा सकता है। 65 निश्चित है और 66 में व्यावृत्तियाँ हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और कंटेंट? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि अगर आप लोग कहीं पे भी हो, रास्ते में जा रहे हो या फिर आ रहे हो, या फिर आप लोग कहीं गए हो जहाँ पे आप लोगों के पास वेयर एक्ट नहीं है, तो यह वीडियो देख करके आप रिवीजन कर सकते हो कि किस धारा में क्या दिया हुआ है, और इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को सहायता भी मिलेगी एग्ज़ाम के लिए, और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो फिर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।